तो पिछले एक साल से चल रही यूक्रेन वॉर अब और विध्वंसक हो चुकी है। पुतिन के सबसे करीबी ने एक बार फिर न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे दी है और साथ ही अपनी चेतावनी को सच साबित करने के लिए अपने बॉम्बर को अपग्रेड करना भी शुरू कर दिया है। महाविनाश के खतरे के बीच यूक्रेन ने अपने लोगों को खेरसॉन छोड़ने को कह दिया है। सवाल यह है कि क्या सच में दुनिया परमाणु युद्ध के करीब खड़ी है? पुतिन के करीबी की न्यूक्लियर धमकी के मायने आपको समझाएंगे, साथ ही यह भी आपको बताएंगे कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की वजह से कैसे दुनिया पर महाविनाश का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर देखिए। रूस ने यूक्रेन को न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है। पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का यह सनसनीखेज बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्रीमिया पर हमला किया तो मिलेगा बहुत ही गंभीर और करारा जवाब। क्रीमिया पर हमला किया तो किसी भी हथियार का हम इस्तेमाल करेंगे। इसके मतलब मायने समझिए, जब वो ये कह रहे हैं कि क्रीमिया पर हमला हुआ तो किसी भी हथियार का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सीधी सीधी ये धमकी, चेतावनी। तो आइए अब जान लेते हैं कि दिमित्री मेदवेदेव ने और क्या कुछ कहा है। आपको जल्दी से इस इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको समझाते हैं। अगर क्रीमिया के खिलाफ कोई आक्रामक रवैया दिखाया तो हम किसी भी हद तक जाएंगे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या न्यूक्लियर वॉर के करीब ये जंग पहुंच रही है। किसी भी हद तक हथियारों के इस्तेमाल का मतलब है न्यूक्लियर हथियारों से भी इसका मतलब है, जिसके संकेत कई बार दिए जा चुके हैं। क्रीमिया पर कोई भी हमला रूस की संप्रभुता पर हमले की तरह माना जाएगा, यह कहा है मेदवेदेव ने। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को हमारी यह बात समझ में आ जाएगी। किसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, मतलब आप समझ लीजिए। हमारी नेटो के साथ टकराव की कोई योजना नहीं है, हम टकराव नहीं चाहते हैं, नेटो से हमारा कोई टकराव नहीं है। रूस मौजूदा संकट का समाधान बातचीत से निकालना चाहता है। यह कहा जा रहा है कि हम बातचीत से इसका हल निकालना चाहते हैं। पिछले दिनों मेदवेदेव ने कहा था कि रूस और पश्चिम के रिश्ते इस वक्त निचले स्तर पर हैं। अगली बड़ी खबर का भी जल्दी से रुख कर लेते हैं। फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के Mi-24V हेलीकॉप्टर का एक्शन देखने को मिला है। हेलीकॉप्टर ने रूसी ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेनी हमले में रूस की सेना को इससे काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन को चेक गणराज्य से मिला है ये Mi-24V हेलीकॉप्टर। और रूस के साथ जंग के बीच खेरसॉन के लोगों से यूक्रेन ने अपील की है। यूक्रेन ने खेरसॉन के लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने को कह दिया है। यूक्रेनी कब्जे वाले इलाके में रूसी हमलों की वजह से यह फैसला लिया गया है। निप्रो नदी के किनारे वाले इलाकों में जबरदस्त अटैक हो रहा है, हमला हो रहा है, और रूस की तरफ से ये हमले किए जा रहे हैं। और अब वहां के लोगों को, खेरसॉन के लोगों को कह दिया गया है कि आप वहां से सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। हमारे साथ इस वक्त मनीष झा, हमारे संवाददाता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या बड़ा होने वाला है? क्या बड़ा अटैक होने वाला है खेरसॉन में? प्रत्युष, मैं आपको बताऊं कि मुझे याद है कि मई के आखिर में मैं खुद खेरसॉन में था, निप्रो नदी के उस पार में, जहां पर पहले रूस का कब्जा हुआ, फिर उसके बाद यूक्रेन ने बहुत शानदार वीरता दिखाई और यूक्रेन का कब्जा हो गया। लेकिन अब नवंबर महीने से जो यूक्रेन का कब्जा जिन इलाकों में था निप्रो नदी के तट पर, रूस की तरफ से अब उसे वापस अपने कब्जे में लेने की कोशिश हो रही है। और लगातार यहां पर रूस की तरफ से हमले बहुत तेज हो रहे हैं, और इसीलिए यूक्रेन के कब्जे वाले उन इलाकों में रहने वाले वो लोग जो यूक्रेन समर्थक हैं, उन सबको यूक्रेन की सरकार ने अपील की है कि आप अपनी जान को बचाने के लिए सुरक्षित जगह पर चले जाएं, कीव चले जाएं, लवीव चले जाएं, कहीं और चले जाएं, लेकिन उस इलाके को खाली कर दें। इसका मतलब यह है कि वहां पर दबाव बहुत अधिक बढ़ा है, वहां पर अब रूसी हमले बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि यहाँ लड़ाई अब भयानक होगी। तो जो बात हम और आप कहते थे कि एक बार जैसे ही रूस की सेना अग्रेसिव होगी तो उनका टारगेट खेरसॉन होगा, वो अब दिखने लगा, और इसलिए यूक्रेन की सरकार अपील कर रही है। बड़ी खबर है, फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की हाइमार्स का एक्शन देखा गया है। रोड साइड से हाइमार्स के जरिए रूस पर अटैक किया गया है। यूक्रेनी हमले में रूस की सेना को इसमें भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी आर्मी को, यूक्रेनी फोर्सेस को हाइमार्स के जरिए टारगेट किया गया है। युद्ध का सबसे विनाशक दौर शुरू होने जा रहा है। सर्दी खत्म हो चुकी है, गर्मी शुरू होने के साथ ही यूक्रेनी सेना में भी गर्मी आ गई। ज़ेलेंस्की फोर्स अब रूस पर पलटवार करने जा रही है। बड़े पैमाने पर नेटो के हथियार वॉर जोन में पहुंच चुके हैं। यूक्रेन सबसे पहले
रूस के मान और स्वाभिमान पर चोट करेगा। ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन क्रीमिया लॉन्च होने वाला है। क्रीमिया पर अगर हमला हुआ तो पुतिन क्या करेंगे? दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपर्ट की क्या भविष्यवाणी है, देखिए हमारी इस वॉर रिपोर्ट में। जंग बहुत ही विध्वंसक होने जा रही है। यूक्रेन रिचार्ज हो चुका है। अब रूस पर पलटवार की बारी। सर्दी खत्म हो चुकी है, मुश्किल वक्त खत्म हो चुका है। अब यूक्रेन जंग का नया फेज शुरू होने जा रहा है। विंटर खत्म हो चुका है, बर्फ पिघल रही है। इसी के साथ ज़ेलेंस्की सेना रूस पर ऑलराउंड अटैक करने जा रही है। रूस पर चौतरफा प्रहार करने के लिए ज़ेलेंस्की बहुत तेजी से बारूद जुटा रहे हैं। ये वो बारूद है जिससे ज़ेलेंस्की सेना प्रलय लाने की तैयारी कर चुकी है, कुछ इस तरह। नाटो देश यूक्रेन को बहुत तेजी से हथियार दे रहे हैं और बड़े पैमाने पर यूक्रेन को विध्वंसक हथियार मिल चुके हैं। ये तमाम विध्वंसक हथियार अगले कुछ दिनों में वॉर जोन में भी पहुंच जाएंगे। इन्हीं हथियारों से यूक्रेनी फोर्स रूस पर पलटवार करने जा रही है। यूक्रेन के काउंटर अटैक के साथ ही युद्ध में विनाश की सबसे भीषण आग भड़कने वाली है। इसका संकेत और संदेश वो हलचल दे रही है जो इस वक्त युद्ध के मैदान में है। ज़ेलेंस्की काफी वक्त से फाइटर जेट की डिमांड कर रहे थे। कई नेटो देशों ने यूक्रेन की इस मांग को पूरा कर दिया है। पोलैंड 4 MiG-29 लड़ाकू विमान दे चुका है। स्लोवाकिया ने भी यूक्रेन को 4 MiG-29 हैंडओवर कर दिया है। जर्मनी 40 मार्डर फाइटिंग व्हीकल भेज रहा है। यूक्रेन को जर्मन मेड जेपर्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन मिल चुके हैं। स्पेन बहुत जल्द लेपर्ड टैंक की खेप भेजने वाला है। स्वीडन ने यूक्रेन को $600 मिलियन का हथियार देने का ऐलान किया है। इसमें लेपर्ड टैंक, 14 आर्चर सिस्टम, करीब 100 मिसाइलें शामिल हैं। अमेरिका वक्त से पहले ही अब्राम्स और पैट्रियट भेजने जा रहा है। लेकिन इस मदद से ज़ेलेंस्की की हथियारों वाली भूख शांत नहीं हो रही है। उन्होंने यूरोपियन यूनियन से और ज्यादा हथियारों की मांग की है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हथियार मिलने में देरी हो रही है। यूक्रेन को जल्द से जल्द लॉन्ग रेंज वेपन और मॉडर्न फाइटर जेट चाहिए। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन मिलने में देरी हो रही है। ये हथियार यूक्रेनी फोर्स को जल्द से जल्द मिलने चाहिए। यूक्रेन MiG-29 लड़ाकू विमानों से जंग नहीं जीत पाएगा। यूक्रेन को इससे बेहतर और आधुनिक विमानों की जरूरत है। ध्यान से सुन लीजिए, ठीक से समझ लीजिए। ज़ेलेंस्की को जल्द से जल्द लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें चाहिए। MiG-29 विमानों से भी घातक फाइटर जेट्स चाहिए। ज़ेलेंस्की को लंबी दूरी की मिसाइलें और लड़ाकू विमान इसलिए चाहिए क्योंकि उनका प्लान बड़ा है, उनका प्लान बहुत ही विध्वंसक है। यूक्रेन रूस को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता है। ज़ेलेंस्की बस तब तक शांत हैं जब तक उन्हें पश्चिमी देशों के विध्वंसक हथियार नहीं मिल जाते। सर्दी खत्म हो चुकी है। नेटो के खतरनाक वेपन वॉर जोन में पहुंचने वाले हैं। इसी के साथ ज़ेलेंस्की सेना रूस पर सबसे बड़ा धावा बोल देगी। पश्चिमी देशों के हथियारों से अगर रूस पर हमला हुआ तो एटमी जंग तय है।
हमले के बाद पुतिन को कोई नहीं रोक पाएगा। वो परमाणु विस्फोट कर देंगे। इसका परिणाम चाहे कितना भी भयावह क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर यह आ रही है, वॉर जोन में यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड का एक्शन देखा जा रहा है। यूक्रेन की टैंक यूनिट ने रूस के टैंकों को उड़ा दिया है। इस रॉकेट हमले में रूसी टैंक तबाह हो गए। और अगली बड़ी खबर, अमेरिका में रूसी राजदूत अनातोली एंटोनोव का बयान सामने आया है। दुनिया को एटमी महायुद्ध के करीब ला रहे हैं पश्चिमी देश, ये एंटोनोव ने कहा है। यूएस ने मानवता को खतरनाक रेखा पर लाने का फैसला किया है। दरअसल इनका इशारा उस तरफ है जिसमें यह कहा गया था कि घटिया क्वालिटी के यूरेनियम का इस्तेमाल, यानी यूरेनियम जो कंपोनेंट है, न्यूक्लियर कंपोनेंट, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो घातक नहीं है। उससे कहीं भी न्यूक्लियर वॉर की आशंका नहीं है, ये दरअसल में कहा गया था। और इसी को लेकर रूस के राजदूत ने ये बड़ा बयान दिया है। तो सवाल ये है कि क्या इसके बाद एटमी जंग के करीब पहुंच रही है दुनिया? पश्चिम की जगह से दुनिया न्यूक्लियर महायुद्ध के करीब पहुंच रही है क्या? यूएस ऑफिसर्स के घटिया यूरेनियम वेपन को खतरा नहीं बताने वाले बयान पर यह चेतावनी दी गई है। घटिया यूरेनियम और गोला बारूद मानक वेपन है जिसका दशकों से इस्तेमाल हो रहा है, इससे कोई नुकसान नहीं होता, इससे कोई खतरा नहीं है, ये यूएस ऑफिसर्स की तरफ से कहा गया था। यूएस ऑफिसर्स का गैर जिम्मेदाराना बयान, इसने अमेरिका को निम्न स्तर पर पहुंचाया है। यूक्रेन में धड़ल्ले से इन वेपन का इस्तेमाल रिहायशी इलाकों में किया जा रहा है। अनातोली एंटोनोव जो कि राजदूत हैं रूस के, उनकी तरफ से यह कहा गया। यूक्रेन के रूस की जंग में वो वक्त बहुत करीब अब आ रहा है जब दुनिया यूक्रेन को न्यूक्लियर रेडिएशन से तड़पते देखेगी। और ये कोई अनुमान नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है। जिस तरह के हालात यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया में बने हैं, उसे देखकर इस रिपोर्ट को अनदेखा नहीं किया जा सकता। देखिए, रूस न्यूक्लियर बवंडर लाया, यूक्रेन पर विनाश छाया। यूक्रेन के वॉर जोन में न्यूक्लियर विनाश के बादल मंडरा रहे, लेकिन यह विनाश ना तो रूस के हाइपरसोनिक हथियारों से होगा, ना ही टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से। बल्कि बिना हथियारों के भी रूस तबाही मचाने के लिए तैयार है। तो क्या रूस सोवियत काल के हथियार डिपो पर अटैक करेगा? क्या सोवियत काल के हथियार डिपो में एटमी वेपन अब भी हैं? और क्या यूक्रेन में मौजूद न्यूक्लियर हथियारों की जानकारी कीव को ही नहीं है? इन सवालों का उठना इसलिए लाजमी है क्योंकि रूस की स्ट्रैटेजी में बिना हथियार इस्तेमाल किए न्यूक्लियर अटैक की तैयारी शामिल है। लेकिन आपको यह जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि ना तो यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन है, ना ही सोवियत काल के वेपन डिपो में ऐसा कोई विनाशकारी हथियार शामिल है। तो सवाल यह है कि आखिर रूस न्यूक्लियर तबाही मचाएगा कैसे? जवाब है ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से। आपने बिल्कुल सही सुना, वो वक्त बहुत करीब है जब ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टर फट जाएंगे और यूक्रेन न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से धीरे धीरे पूरी तरह तबाह हो जाएगा। और ये कोई हालातों के आधार पर किया गया आकलन नहीं है, बल्कि मौका मुआयना करने के बाद तैयार हुई रिपोर्ट है जिसे तैयार किया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने। आईएईए के डायरेक्टर राफेल ग्रासी ने ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर चेताया है,
ज़ैपोरिज़िया प्लांट से सेना हटाने पर रुकी बातचीत पर आगाह किया है। इसके अलावा उन्होंने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की हालत बेहद गंभीर बताई है। सबसे बड़ा खतरा प्लांट को पावर ग्रिड से अलग करने की वजह से खड़ा हुआ है। दावा है कि कूलिंग के लिए वाटर पंप न चलने से रिएक्टर ब्लास्ट का खतरा बढ़ गया है। दरअसल 9 मार्च को एक रूसी मिसाइल के अटैक में पावर प्लांट की सप्लाई लाइन ग्रिड से कट चुकी है और सैन्य जमावड़े की वजह से इसे बहाल कर पाना करीब करीब नामुमकिन हो गया है। अब तक पावर प्लांट बैकअप पावर लाइन पर निर्भर है, जिसके डिस्कनेक्ट होते ही न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि ये हालात दोनों तरफ से बढ़ी आक्रामकता के कारण बने हैं, लेकिन क्रेमलिन के आदेश पर जारी हलचल बता रही है कि रूस का इरादा बेहद डरावना है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर खतरा मंडराने के बावजूद रूस के अटैक रुक नहीं रहे हैं। 22 मार्च को भी रूस की तरफ से ज़ैपोरिज़िया पर मिसाइल अटैक हुआ है। मिसाइल अटैक में ज़ैपोरिज़िया के एक शख्स की मौत हुई है, जबकि 34 घायल हुए हैं। हालांकि रूस की तरफ से मिसाइल अटैक रिहायशी इलाके पर किया गया है, जिसमें 2 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। इसका साफ मतलब है कि रूस अब 2 तरह से ज़ैपोरिज़िया को टारगेट बनाकर तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ चुका है। एक ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की कूलिंग ब्लॉक करके, तो दूसरा ज़ैपोरिज़िया पर मिसाइल से अटैक करके ग्रिड से सप्लाई लाइन ठप करके, जिसका प्रमाण है ज़ैपोरिज़िया पर तेज हुए हमले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कर्नाटक की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज एक विशाल जनसभा होनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए हैं। ये दावणगिरी में यहां पर बीजेपी ने ये विशाल जनसभा का आयोजन किया है। दरअसल विजय संकल्प यात्रा बीजेपी ने 1 मार्च से शुरू किया था। जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई थी और आज उसके समापन के उपलक्ष्य में आज बीजेपी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 7वां कर्नाटक दौरा। सबको पता है कि इसी साल मई में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और आने वाले कुछ दिनों में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान भी कर देगा। उससे पहले बीजेपी की तरफ से विशाल जनसभा का आयोजन दावणगिरी। इससे पहले आपने तस्वीरें देखी थी जब बेंगलुरु में एक नई मेट्रो लाइन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, मेडिकल संस्थान का उद्घाटन किया था। कई कार्यक्रमों में पीएम शामिल हुए थे और उसके बाद इस वक्त वो दावणगिरी पहुंचे हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को संबोधित कर। बीजेपी एक बार फिर जीत का परचम लहराने की कोशिश कर्नाटक में कर रही है। हालांकि पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, लेकिन जेडीएस कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो बाद में बीजेपी की सरकार सत्ता में वापसी की और इस बार बीजेपी का टारगेट है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कर्नाटक में वो जीत दर्ज करे और इसके लिए बीजेपी ने काफी पहले से तैयारियां भी कर दी। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जेपी नड्डा और अमित शाह ने कई बार कर्नाटक का दौरा किया और 1 मार्च को विजय संकल्प यात्रा भी कर्नाटक में शुरू किया गया, जो कि कर्नाटक के 4 अलग अलग रीजन से, 4 अलग अलग क्षेत्रों से रथ यात्रा के जरिए उसकी शुरुआत की गई थी। लगभग 20 से 22 दिन तक वो विजय संकल्प यात्रा चली, जिसका समापन अब हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। 150 प्लस का टारगेट बीजेपी ने यहां पर रखा है कर्नाटक में। कर्नाटक के दावणगेरे से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए यहां पर पहुंचे। बीजेपी का दावा है कि इस जनसभा में 10 लाख से ज्यादा की संख्या में लोग यहां पर जुटे। तस्वीरों के साथ आप PS येदियुरप्पा को भी देख रहे हैं। दरअसल आज बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का समापन भी हो रहा है, जो 1 मार्च को शुरू हुआ था और आज वो समापन होगा उसका। और उस मौके पर पीएम यहां पर इस जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल बीजेपी का मानना है कि दावणगिरी जो है ये शहर बड़ा भाग्यशाली है बीजेपी की, इसलिए बीजेपी अपने किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत वो यहां से करना चाहती है। बीजेपी का ऐसा मानना है कि यहां से जितने भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है
वो सफल होती। और बीजेपी इस बार 150 प्लस का टारगेट लेकर कर्नाटक में चल रही है। जैसे येदियुरप्पा ने भी यह दावा किया कि इस बार हम 140 से ऊपर सीटें यहां से जीतने वाले हैं। आज बीजेपी के कर्नाटक के विजय संकल्प यात्रा का समापन और यहां से चुनाव प्रचार की शुरुआत, एक बड़ी शुरुआत। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक खुली गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ आपको बीएस येदियुरप्पा भी नजर आ रहे होंगे साथ में। और ये देखिए फूलों की बारिश हो रही है और लोगों के बीच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी वहां से गुजर रही है और हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं पीएम। ऐसा दावा है बीजेपी का कि दावणगेरे के इस मैदान में लगभग 10 लाख की संख्या में यहां पर लोग जुटे हैं पीएम को सुनने के लिए। इससे पहले आपने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो लाइन की शुरुआत की, उसमें सफर भी किया और उससे पहले एक मेडिकल संस्थान का भी उन्होंने उद्घाटन किया। और उन्होंने कहा विरोधियों पर निशाना साधते हुए कि अब तक इस क्षेत्र के गरीबों को विकास की सुविधाओं से वंचित रखा गया, लेकिन हमारी सरकार ने पूरी तत्परता के साथ काम किया है और आगे भी हम करते रहेंगे। एक बड़े टारगेट लेकर बीजेपी चल रही है कर्नाटक विधानसभा चुनाव में। मई में कर्नाटक का विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी जल्द होने वाला, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने इस स्टेट में खास तौर पर पूरा फोकस किया हुआ। इससे पहले आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी आपने देखा होगा, जेपी नड्डा को भी आपने देखा होगा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कर्नाटक दौरे पर। और आज का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक दौरा है, ये इस साल का 7वां दौरा उनका माना जा रहा है। इससे पहले आपने सुना केंद्रीय मंत्री अमित शाह को और प्रधानमंत्री को जब पिछली बार कर्नाटक के दौरे पर आए थे, उन्होंने कहा था कि आपने जेडीएस कांग्रेस सबकी सरकार आपने देख ली है, लेकिन आप खुद अनुमान लगाइए कि उन सरकारों में आपको क्या मिला। उन्होंने इससे पहले जो एक जनसभा को संबोधित किया, उन्होंने यह आरोप लगाया कि भाषा के आधार पर यहां पर लोगों को बांटने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेट्रो की सौगात और मेडिकल संस्थान की सौगात के बाद अब यहां से चुनावी संवाद की शुरुआत होगी। बीजेपी के विजय संकल्प यात्रा के समापन के मौके पर यहां से अब आप कह सकते हैं कि इसे एक चुनावी शंखनाद यहां से कर्नाटक से। हालांकि इससे पहले भी कर्नाटक के दौरे पर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर सुना लोगों को संबोधित करते हुए, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये जो आज की ये जनसभा है, ये कर्नाटक की अब तक की सबसे बड़ी जनसभा है और इसके लिए दावणगेरे को चुना गया है, जिसे बीजेपी अपने लिए बहुत ही शुभ मानती है। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत वो यहां से करती है, दावणगेरे से। तो बीजेपी का मानना है कि यहां से अगर किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत बीजेपी ने की है तो उसको सफलता हाथ लगी है। दो कैमरों के जरिए इस वक्त आप देख रहे हैं मंच पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और कर्नाटक के दावणगेरे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और बीजेपी का दावा है कि यहां पर पीएम को सुनने के लिए लगभग 10 लाख लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। आपको बता दें कि आज कर्नाटक में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का समापन हो रहा है और दावणगेरे को चुना गया है इसके लिए। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद के उम्मीदवार हुए थे, उसके बाद कर्नाटक में जो उनकी जनसभा हुई थी इसी दावणगेरे पे हुई थी। और इससे पहले भी बीजेपी ने जितने भी चुनावी अभियान का आगाज किया है वो दावणगेरे से ही किया है। और बीजेपी का मानना है कि यहां से अब चुनावी शंखनाद का आरंभ हो रहा है, चुनावी आगाज यहां से हो रहा है विजय संकल्प यात्रा के समापन के बाद। ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಸನ್ಮಾನ್ಯ